नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त गौरव और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज जैसा कि हम लोगों ने कहा था आपसे कि हम लोग अगली जो क्लास लेकर आएंगे जल्द लेकर आएंगे, और जो आज की जो क्लास होगी वो दूसरी क्लास होगी, यानी YouTube की दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास जो थी वो इंट्रोडक्शन क्लास थी, और आप सभी लोगों को हम लोगों ने बताया था कि जो इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं वो इंट्रोडक्शन क्लास के फिर बाद हम लोग रेगुलर दूसरी तीसरी चौथी और इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। और जो एक चैप्टर हम लोग कवर कराएंगे उसका जो पीडीएफ होगा वो अगले दिन हम लोग टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों, मेरा जो आज की क्लास है वो सेकंड क्लास होगी। चैप्टर फर्स्ट हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर फर्स्ट वो भी सामाजिक विज्ञान, यानी जो सोशल स्टडीज में जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल का जो है सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर हम लोग विविधता यानी डाइवर्सिटी जो है कवर करेंगे। इससे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पर आप लोग @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन आप लोग चाहें तो उसको आप लोग विजिट वहां पर करिए, क्योंकि हम लोग जो अपना जो पीडीएफ होगा ना इस टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, जिससे कि आने वाली वीडियो जो है ना आपको मिल सकेगी। और आपकी जो कोशिश करें कि जो आप चैनल मतलब पूरा जो चैप्टर होगा ना, चैप्टर हम लोग जो कवर कराएंगे उस पूरे चैप्टर को आप लोग अच्छे से देखें और पूरा चैप्टर पूरे पूरे वीडियो को देखने की कोशिश करें, जिससे कि आप लोग अच्छे से उसे समझ पाएंगे, ठीक है, और आपको अच्छे से उसकी जानकारी हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का चैप्टर फर्स्ट है और जो पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो विविधता यानी डाइवर्सिटी होगी। तो डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो विविधता क्या है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं विविधता क्या है, आखिर विविधता होता क्या है। आप लोगों ने भी सुना होगा विविधता क्या है, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को अंदाजा तो होगा ही ना कि विविधता क्या है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम है भारत, ठीक है। हम लोग भारत में रहते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है ना कि भारत ही एक ऐसा देश है कि जहाँ पे विभिन्न धर्मों के, और आप देख सकते हो कि कई धर्मों के जो लोग हैं वो रहते हैं। उन धर्मों के लोग तो रहते कई धर्मों के लोग तो रहते ही रहते हैं, लेकिन रहने के साथ साथ उनकी जो खान पान है, उनकी जो भाषा है, उनका जो पहनावा है, उनका जो त्योहार है, उनकी उनका जो रहन सहन है, वो सब एकदम अलग है। अलग है ना। आप देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, मतलब देख सकते हो आप कम से कम कई कई धर्म के लोग हैं, लेकिन सबकी बोलचाल अलग है, सबकी भाषा अलग है। ये विविधता ही तो है ना, ये विविधता ही है, क्योंकि सभी लोग एक समाज में रहते हैं। एक समाज में रहने के बावजूद भी उन सारी चीज़ों को देखते मतलब उन सारी चीज़ों को एक साथ मिलकर रहते हैं। खाते अलग चीज़ें लेकिन खाएंगे अलग चीज़, लेकिन बातें जो है एक दूसरे के साथ करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आप सभी लोग जाते हैं स्कूल में, ठीक है। वहां पर आप लोग क्या देखते हैं? वहां पे आप लोग देखते हैं कि स्कूल में जो है जरूरी नहीं है कि अगर दिल्ली में स्कूल है या उत्तर प्रदेश में स्कूल है या उत्तराखंड में स्कूल है या हिमाचल में स्कूल है तो वहाँ एक ही तरीके के लोग होंगे, है ना। आप देख सकते हो कि हर एक दूसरा इंसान जिसका सोच एकदम अलग होती है ना, पूरी उस इंसान की पूरी सोच अलग होती है। एक इंसान कुछ और सोचता है, दूसरा इंसान कुछ और सोचता है ना। तो आप लोग देखते हैं कि किस तरीके से सोचते हैं। उन लोगों की पूरी सोच अलग है ना। सोच कभी मिल नहीं सकती है, क्योंकि एक इंसान कुछ और सोचता है, दूसरा इंसान कुछ और सोचता है। हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में जब हम लोग जाते हैं, आप लोग देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, अलग अलग जगहों से आए हुए बच्चे। एक स्कूल में कुछ बच्चे उत्तर प्रदेश के होंगे, कुछ उत्तराखंड के होंगे, कुछ महाराष्ट्र के भी होंगे, है ना, कुछ राजस्थान के भी होंगे। तो सब लोग बैठते एक ही क्लास में है ना, सब लोग बैठते एक ही क्लास में है। हालांकि बैठते एक साथ हैं, बातचीत भी करते हैं, चीजों को समझते भी हैं, एक दूसरे से बात करके उन बातों को समझते भी हैं, है ना। धीरे धीरे समझने लग जाते हैं, धीरे धीरे चीजें सीख जाते हैं, है ना। लेकिन कहने का मतलब यह है कि उनकी जो उनका धर्म है वो धर्म अलग है ना। अलग धर्म को मानते हैं, उनका रहन सहन अलग है, उनकी वेशभूषा अलग है। तो ये विविधता ही तो है ना, विविधता में। और कहते हैं कि अब भारत जो है विविधता में एकता वाला देश है ना। सभी लोग अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, लेकिन सभी लोग रहते एक साथ हैं, है ना। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था विविधता क्या है। तो ये विविधता है ना, कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जिनकी भाषा अलग है, खान पान अलग है, पहनावा अलग है, रहन सहन अलग है, लेकिन रहते सब एक साथ ही हैं, है ना। तो ये विविधता का एक रूप हो गया, ठीक है। आप इसको अनेकताएं भी कह सकते हैं, आप इनको भिन्नताएं भी कह सकते हैं, है ना। विविधता को आप अनेकताएं भी कह सकते हैं, भिन्नताएं भी कह सकते हैं।
अनेकताएं भी कह सकते हैं इसको। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब एक स्टेट का हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एक लद्दाख का एग्जांपल, एक दूसरा ले लेते हैं हम लोग केरला का एग्जांपल। तो चलिए अब लद्दाख और केरला के बारे में बात कर लेते हैं। लद्दाख लद्दाख कहाँ पर है? भारत के सबसे नॉर्थ में है। आप देख सकते हैं, मैं ऑर्गेनाइज करके लाया हूँ मैप। तो आप देख सकते हैं कि लद्दाख है। लद्दाख का ये इलाका बिल्कुल इंडिया के नॉर्थ में है ना। और आप देख सकते हो केरल कहाँ है, तो केरल बिल्कुल साउथ में है। ठीक है, ये ईस्ट का इलाका हो गया, ये वेस्ट का इलाका हो गया, यानी वेस्ट में गुजरात आ गया और ये हो गया अपना ईस्ट का इलाका। ईस्ट में जैसे अरुणाचल हो गया, मणिपुर मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मतलब आप जो आप कह सकते हो कि जो भारत की जो 7 राज्य हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग लद्दाख के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लद्दाख ऐसी जगह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि लद्दाख में क्या है, लद्दाख में पेड़ पौधे हैं नहीं। ठीक है, और लद्दाख में क्या है, लद्दाख एक बर्फीला इलाका है, पहाड़ी इलाका है। ठीक है, लोग वहां पानी कैसे पीते हैं, तो बर्फ को पिघला के पानी पीते हैं। मतलब साल का जो मैक्सिमम टाइम होता है ना वहां पे, साल का जो वहां पे मैक्सिमम टाइम होता है वो जो है वो भरा होता है किस चीज से, तो वो भरा होता है बर्फ से। ठीक है, वो पहाड़ी इलाका है, ऊंचा इलाका है भारत का, तो वो भरा होता है किस चीज से, बर्फ से। वहां के लोगों का जो रहन सहन है वो बहुत कठिन है। ठीक है, आसान नहीं है। वहां पे लोगों का जो रहन सहन आसान नहीं है। पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए दूर जाना पड़ता है। ठीक है, आप वहाँ खेती कर नहीं सकते हो, बिल्कुल ना के बराबर खेती। अगर खेती भी करोगे तो बिल्कुल छोटे छोटे मतलब इलाकों में खेती होगी, छोटे छोटे हिस्सों में खेती होती है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं केरल की, तो अब पहले बात कर लेते हैं लद्दाख की। लद्दाख में और क्या खास बातें हैं? लद्दाख में आप देखोगे कि पश्मीना शॉल, पश्मीना ऊन बनता है ना, जिससे शॉल बनती है। और शॉल जो होती है वो बहुत महंगी होती है। क्यों होती है महंगी? क्योंकि जो बकरी वहां पाई जाती है, जिससे हमें पश्मीना नाम का ऊन मिलता है, जिसे हमें पश्मीना नाम का ऊन मिलता है, उसी से शॉल बनती है। और जो बकरी वहां पाई जाती है वो बकरी बहुत ही कीमती बकरी है, और वो बकरी सिर्फ वहीं पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि लद्दाख का इलाका और जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो बकरी वहीं पे पाई जाती है। वहां पे व्यापारी जाते हैं, उन बकरियों का ऊन लेते हैं और उनको फैक्ट्रियों में भेजते हैं। उन फैक्ट्रियों से पश्मीना नाम की शॉल बनाई जाती है। पश्मीना, पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल कहाँ मिलती है ये? तो ये लद्दाख में मिलेगी आपको। लद्दाख में। ठीक है, तो पश्मीना शॉल कहाँ मिलेगी? लद्दाख में। इसकी कीमत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हाथ से इसकी बुनाई की जाती है। ठीक है, मशीन से इसकी बुनाई भी नहीं होती है, हाथ से इसकी बुनाई की जाती है, इसलिए महंगी है। खेती वहाँ हो नहीं सकती है। वहाँ का लोगों, तो फिर आप सोचेंगे कि वहाँ लोग रहते कैसे होंगे, है ना। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वहाँ पे रहते हैं अपना क्या क्या खाने का, उनको क्या खाने में आप देखेंगे तो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो खाने में वो क्या इस्तेमाल करते हैं? दूध, दही, मक्खन, और जो जिसको चीज़ बोला जाता है ना, चीज़ बोला जाता है, वो इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग जो है मांस भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास बकरियां होती हैं, घोड़े, जो याक होता है, और छोटे जो जानवर जैसे जिस टाइप जो छोटे टाइप के जानवर होते हैं ना, बकरी, भेड़, कुत्ता, इस तरीके के जानवर होते हैं। वहाँ पे याक पाया जाता है। तो याक, इन सब जानवरों का वो लोग मतलब उनसे अपना दूध निकालते हैं। अपना दूध निकाल के और फिर अपना चीज़ और जो भी मतलब दही और मक्खन वगैरह ये सब बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ के लोगों का पहनावा भी थोड़ा अलग है ना। वो लोग अगर मान लीजिए ठंडा, इतना इतना ज़्यादा मौसम ठंडा होगा तो लोग क्या पहनेंगे, है ना। तो वो लोग हमेशा जो है ढके ही रहेंगे, है ना। उन लोगों का पहनावा अलग ही होगा। अब ऐसे ही हम लोग बात करते हैं साउथ। तो साउथ में जो आपको दिखाया था केरला, आप देख सकते हैं यहाँ पे केरला का इलाका है ये। ठीक है, ये केरला का इलाका है, ये साउथ इंडिया में पड़ता है, केरला का इलाका। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि केरला कैसा इलाका होगा। ठीक है, तो केरला जो है ना, मैं बताता हूँ आपको कि केरला जो है एक समुद्री इलाका है। ठीक है, केरला समुद्री इलाका है। जो हमारे इंडिया में अब इस चीज़ को हम ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ेंगे। पहले आपको एक हिंट दे देता हूँ मैं। तो हमारे इंडिया में जो मानसून की शुरुआत होती है, ठीक है, हमारे इंडिया में जो मानसून की शुरुआत होती है वो केरला से होती है। जो मानसून आता है वो सबसे पहले केरला में आता है। ठीक है,
आगे हम लोग उसके बारे में भी समझेंगे जब ज्योग्राफी की जब क्लासेस लेंगे ना, तो ज्योग्राफी में हम लोग उसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी हवा चलती है तो केरला में बारिश होती है, केरला में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन क्या खास बात है। थोड़ा भी मोटा मोटा जो डाइवर्सिटी का हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो डाइवर्सिटी के हिसाब से हम उसको समझ लेते हैं कि भाई केरला में किस तरीके के लोग हैं, उनका पहनावा क्या है, उनका खान पान क्या है। ठीक है, तो केरला में जो है पहनावा क्या है उन लोगों का, तो पहनावा क्या है, धोती और कुर्ता, यानी धोती को गोल करके लपेटते हैं, लपेट के और उसके साथ एक कुर्ता पहनते हैं। ठीक है, खाने पीने क्या है, तो मछली, चावल और सब्जियां, ये सब उनका खास खाना पीना है। ठीक है, क्योंकि समुद्र किनारे होने के कारण मछलियां जो है आसानी से मिल जाती हैं, और वो लोग चावल और मछलियां ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चावल जो है वहाँ बहुयात में पाया जाता है ना। चावल बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, ठीक ठाक बारिश होती है, तो इसकी वजह से चावल भी ठीक ठाक, चावल का भी उत्पादन ठीक ठाक हो जाता है वहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो वहाँ के, आप जानते हैं कि केरला को मसालों का राज्य कहा जाता है। मसालों का राज्य की वास्को डी गामा सबसे पहले केरला वाली जगह पे ही पहुंचा था। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो विदेशों से जो आए हुए लोग थे, जो विदेशों से आए थे और सबसे पहले कहाँ पहुंचे वो लोग, वो केरला में ही पहुंचे, है ना। तो केरल केरल जो है ना, केरल खास तौर से एक तो जैसे काली मिर्च हो गया, इलायची हो गई, और उसके अलावा जो है केरल में अपना जो मसाले हैं, और मसाले जो लौंग हो गया, इस तरीके के जो है मसाले वहाँ पे ज़्यादा बहुजात में पाए जाते हैं। आप लोगों को जो भी ये सारी चीज़ें ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि केरल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग क्लास तो लेंगे ही लेंगे, साथ में जो नोट्स आप लोग पढ़ेंगे ना, तो नोट्स पढ़ के आप लोगों को बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे और क्या क्या खास चीज़ें हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पे पहुंचे, तो केरल वाले राज्य में ही पहुंचे थे सबसे पहले। और कहने का मतलब है कि केरल में सिर्फ जो जो बाहर से जो आने वाले जो लोग थे ना, उन्हीं से यूरोपीय जो लोग आए थे और जो पुर्तगाली आए थे, तो कहने का मतलब है कि जो उन लोगों से भी कुछ चीज़ें उनको सीखने को मिली थी, है ना। हम लोग विविधता की बात करें तो उन लोगों से भी चीज़ें सीखने को मिली। तो हमारे भारत में तो ये सब चीज़ें तो थी नहीं ना। हमारे भारत में तो मुगल थे। ठीक है, तो मुगलों से कुछ सीखी हुई जो कुछ चीज़ें थी। ठीक है, कुछ लोग जो थे वो कुछ दूसरे देशों से आए थे। इब्न बतूता आया था, दूसरे देश से आया था, है ना। उसने यहाँ से कुछ चीज़ें सीखी। उसने जो साउथ में जो मुसलमान हैं, जैसे जो केरला के जो मुस्लिम लोग हैं ना, उनकी स्थिति को बहुत बेहतर बताया था कि दूसरे देशों से इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ के जो उस समय के 700 साल पहले जो मुस्लिम जो थे, यहाँ पे मुस्लिम लोग जो राज करते थे ना, तो उनका जो समय का रहा है वो गोल्डन पीरियड रहा है उस टाइम का, क्योंकि उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी होती थी, काफ़ी बेहतर होती थी। ठीक है, और उसके बारे में भी हम लोग हिस्ट्री में बात करेंगे, तो अच्छे से उन चीज़ों को समझेंगे। अभी फिलहाल हम डाइवर्सिटी यानी विविधता के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो विविधता को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा केरल के जो लोग हैं, केरल के लोग विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे यहूदी, इस्लाम और ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म, इस तरीके के भी लोग, अलग अलग धर्मों के भी लोग हैं वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो जमीन वहाँ पे उपजाऊ है, क्योंकि आपको पता ही है कि उपजाऊ जमीन है, तो वहाँ पे बारिश ठीक ठाक मतलब होती है, अच्छी खासी बारिश होती है, तो वहाँ पे चावल बहुतायत में मिलता है। और वहाँ के लोगों का खान पान चावल और मछली है। ठीक है, मसाले भी बहुत अच्छे से उपजाए जाते हैं। ठीक है, मछली, चावल और सब्जियां वहाँ के लोग खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद बात करते हैं कि विविधता में एकता। हालांकि सभी लोग, आप लोग को इतना तो पता चल गया होगा कि सभी लोग रहते हैं अलग अलग राज्यों में। ठीक है, लोगों का पहनावा अलग है, लोगों की पोशाक जो है अलग है, खान पान अलग है, भाषा अलग है। ठीक है, लेकिन रहते लोग एक साथ हैं। ठीक है, विविधता में एकता, यानी विविध यानी अनेक तरीके के लोग हैं, लेकिन उनमें एकता है। आप एकता का सबूत इस चीज से देख सकते हैं कि आप एकता का जो सबूत है ना, वो इस चीज से देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि लगभग 70, 75, 80 साल पहले देख सकते 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले अंग्रेजों का राज रहा। लगभग 200 साल, 225 साल तक अंग्रेजों का राज रहा है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने कितना 200 साल तक राज किया।
तो कहने का मतलब यह है कि इतना आसान नहीं था कि अंग्रेजों 200 साल तक राज करने के बाद अंग्रेजों को यहाँ से हटाना, यहाँ से निकलवाना। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक था? उसके लिए आवश्यक ये था कि अंग्रेजों को यहाँ से निकालने के लिए एकता का होना बहुत जरूरी था। अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी, फूट करो और फूट डालो और राज करो की नीति। ठीक है, क्या नीति अपनाई थी? फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो की नीति उन्होंने अपनाई थी। क्यों अपनाई थी? उनको पता था कि इंडिया जो है ना, इंडिया में कई धर्मों के लोग रहते हैं, अगर उनको आपस में लड़वा दिया जाए, ठीक है, उनको आपस में अगर लड़वा दिया जाएगा ना, तो इनके ऊपर राज करना आसान हो जाएगा। अगर ये एक हो गए, ठीक है, अगर ये एक हो गए तो ये हमें इंडिया से निकाल देंगे, यानी हमें भारत से निकाल देंगे। अंग्रेजों का मकसद क्या था भारत में आने का? अंग्रेजों का मकसद था भारत में आने का व्यापार, व्यापार और लाभ। अंग्रेजों का मकसद क्या था भारत में आने का? व्यापार करना और लाभ कमाना, जितना ज्यादा हो सके उतना लाभ कमाना। उन्होंने इंडिया से बहुत पैसा कमाया, बहुत बहुत कुछ यहाँ से वो लोग लेके गए। ठीक है, उन्होंने इंडिया वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन इंडिया के पास भी इतनी सारी चीजें थी कि फिर भी वो चीजों मतलब वो लेके तो गए, लेकिन फिर भी इतना कुछ नुकसान नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि 70-75 सालों में ना, 75 सालों में इंडिया ने कितना तेजी से ग्रोथ किया है। ठीक है, तो उसका कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने कसर भी कोई नहीं छोड़ी थी अंग्रेजों ने। ठीक है, तो उनका क्या पर्पस था? उनका काम था लाभ कमाना, यानी व्यापार करना और लाभ कमाना, जितना ज्यादा हो सके उतना लाभ कमाना। ठीक है, तो ये बातें जो हम कर रहे हैं, ये अंग्रेजों को भगाने की सबसे बड़ी सबसे मतलब अच्छी चीज क्या थी कि लोगों में एकता, लोग जो है एकजुट हुए। ठीक है, सभी धर्म मिले, एकजुट हुए। जो उनकी फूट डालो और राज करो की जो नीति थी ना, उसको कामयाब नहीं होने दिया इंडिया ने, इंडिया के लोगों ने। ठीक है, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, जितने भी धर्मों के लोग थे सभी एकजुट हुए। उन्होंने एक साथ चल के लड़ाई की अंग्रेजों से और उनको बाहर निकाला। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जलियांवाला बाग का। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हमारी जो इंडिया का सबसे कह सकते हो कि एक बहुत ही अंग्रेजों के द्वारा किया हुआ बहुत ही घटिया काम था जो उनके द्वारा किया गया था। क्योंकि हमारे देश में जितने भी कई ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी वहाँ निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। वो एक सभा पर उनको मतलब सभा करने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको मार दिया गया। इसका आप जानते हैं कि जनरल डायर जो था, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जनरल डायर जो था उसने गोलियां निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दी। रास्ता तंग होने के कारण लोग वहां से भाग नहीं पाए, निकल नहीं पाए और काफी लोग वहां पे मारे गए। तो वो भी एकजुटता का एक बहुत बड़ा जो एकजुटता थी ना, जो भारत के अंदर जो एकजुटता है, जो एकता है, वो एकता का बहुत बड़ा सबूत है। ठीक है, एकता का सबूत है, बहुत बड़ा सबूत है। और आपको पता है कि जो अनेकता में जो एकता है वो इसी को कहते हैं कि अनेकता, यानी अलग अलग धर्मों के बावजूद भी लोगों में एकता है, एक समाज में रहते हैं, एक साथ रहते हैं और मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं। जैसे मैंने स्कूल का एग्जाम्पल दिया आपको कि एक स्कूल में बच्चा ही एक अलग अलग राज्य से नहीं है, टीचर भी एक अलग अलग राज्य के होते हैं। आप दिल्ली के स्कूल में देखेंगे कि साउथ के जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे होंगे, कोई नॉर्थ ईस्ट का टीचर होगा पढ़ा रहा होगा। ठीक है, हिस्ट्री का जो टीचर होगा वो कहीं और का होगा, है ना, इकोनॉमिक्स का टीचर होगा वो कहीं और का होगा, जरूरी नहीं कि वो दिल्ली के ही होंगे, है ना। इसी तरीके से बच्चे भी अलग अलग जगहों से होते हैं। आप लोगों को फिर मैंने लद्दाख का एग्जाम्पल आप लोगों को दिया कि लद्दाख जो एक ईस्ट जो नॉर्थ का एक इलाका है, जो लद्दाख है, मैंने आपको दिखाया मैप में कि जो लद्दाख है ये नॉर्थ का इलाका है। नॉर्थ के इलाके का यहाँ का रहन सहन अलग है। ये साउथ है, ये समुद्र किनारे होने के कारण इसका रहन सहन अलग है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है, ये भी पहाड़ी इलाका है। तो इतना आसान नहीं है कि जो पहाड़ों में जो लोग रह रहे हैं ना, उनका जीवन इतना आसान नहीं है कि वहाँ पे किस तरीके से वो खाने की व्यवस्था करते हैं, किस तरीके से उनका मतलब
रहन सहन है, काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि खेती, आपको पता है कि वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर खेती तो ना के बराबर है। छोटे छोटे इलाकों में खेती होती है, बिल्कुल छोटे छोटे, तो उसमें इतना उपजाऊपन भी नहीं है। तो वो अपने पास उन्होंने गाय जो है अपना बकरी भेड़ वगैरह ये सब पालते हैं, और इन्हीं से जो है अपना मांस का और दूध का दही वगैरह का, इससे चीज़ पनीर वगैरह का काम उनका चलता है। साउथ में आप देखेंगे कि साउथ का जो इलाका है वो केरला है। तो केरला का जो इलाका है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ का जो रहन सहन है वो समुद्र किनारे होने के कारण यहाँ पे जो है अच्छी खेती होती है, अच्छा चावल होता है। चावल और मसालों के लिए तो आपको पता ही है कि मसालों के लिए केरल फेमस है, ठीक है। तो तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है भारत की जो है, ये भारत की विविधता थी, ठीक है। भारत की विविधता है, और विविधता का आपने देख लिया कि विविधता किस तरीके से विविधता है। और विविधता को और जो है अच्छे से मतलब समझने के लिए मैंने वैसे भी पीडीएफ जो है बनाया हुआ है। आपको अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आप पीडीएफ से देख के समझ सकते हैं। पीडीएफ बहुत अच्छे से तैयार किया है, और बहुत साफ सुथरे राइटिंग में हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ है। तो इससे आपको काफ़ी आसानी होगी पढ़ने में। आप चाहे तो हार्ड कॉपी उसकी निकलवा सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हो ना तो आप लोग क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, आप लोग कोई क्वेश्चन हो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे पूरा उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एक विविधता का जो है एक जो चैप्टर था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा या समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की एक किताब थी, ठीक है, भारत की खोज, ठीक है। भारत की खोज में उन्होंने लिखा हुआ था कि यह बहुत ही गहरी और मतलब बाहर से जो उन्होंने कहा था ना कि जो जो भारतीय जो एकता है ना वो कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी और जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही थी, ठीक है। और उन्होंने ही जो अनेकता में एकता का जो जो नारा दिया था ना, उन्होंने ही अनेकता में एकता का नारा दिया था, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा, और उन्होंने भी इस बात पर काफ़ी जोर दिया था कि जो इंडिया है वो अलग अलग धर्मों का मतलब अनेकताएं हैं, भिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक है ना। हमारा भारत उसके बावजूद भी एक है। साउथ के लोगों की बोलचाल अलग है। एक खास बात आपको बताऊं कि आप कभी भी जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी जिले में रहते होंगे, या आप दिल्ली की बात कर लेते हैं, मान लीजिए दिल्ली में हम लोग रहते हैं, तो दिल्ली में हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे मान लो दिल्ली से जैसे हम लोग बाहर गए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जैसे ही गए हम लोग, तो 10 किलोमीटर के बाद ना लैंग्वेज में चेंज हो जाता है, ठीक है। लोगों के पहनावे में हमको चेंज दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग हैं और अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग उनका पहनावा है ना। खान पान भी अलग है। अब साउथ में चले जाओ, इडली मिलता है भाई, सांभर मिलता है ना, ये सब चीज़ें मिलती हैं। आप नॉर्थ में चले जाओ तो नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा? नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के लोगों का अलग खान पान है, ठीक है। लद्दाख के लोगों का अलग खान पान है। राजस्थान में चले जाओ तो राजस्थान में लोगों का अलग खान पान है, क्योंकि वेस्ट में पड़ता है। वहाँ का इलाका आप देखोगे तो इलाका देखो रेगिस्तानी इलाका है ना। तो हालांकि अब तो उसको सिंचाई विचाई करके अच्छे से जल की व्यवस्था करके अच्छे से वहाँ खेती करने की व्यवस्था की जा रही है। हम लोग ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ेंगे काफ़ी विस्तार से, ठीक है, काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। और कहने का मतलब है कि आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, क्योंकि जो भी हमने बातें की ना, तो लद्दाख से हो चाहे केरला से हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ें ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो जो चीज़ें कई चीज़ें हमने मेंशन की हुई है वो हमने जो है नोट्स में मेंशन कर दी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन वगैरह इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं ना, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं 2 4 5 7 10 जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये था इसमें कि एक पश्मीना शॉल की बात हम लोगों ने की है, तो पश्मीना शॉल का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। भारत की खोज पुस्तक जो है वो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई भारत की खोज पूछेंगे, भारत की खोज पुस्तक किसकी है, किसने लिखी है, ठीक है। अनेकता में एकता का नारा किसने दिया है, तो अपना जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है, ठीक है। ये भी पूछ लेते राइटर की, भाई जो अपना राष्ट्रगान है, ठीक है, जो अपना राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान का राइटर कौन है, राष्ट्रगान किसने लिखा था।
तो जो ये गाना, जो ये राष्ट्रगान जो लिखा गया था ना, राष्ट्रगान लिखा गया था भारत को दिखाने के लिए कि भारत एक है। ठीक है, ये भारत में जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, भारत को आज़ाद कराने की मुहिम जिस समय छेड़ी गई थी ना, उस समय ये दिखाया गया था कि भारत जो है वो विविधताओं का देश तो है, लेकिन भारत में एकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, क्या नाम है अपना, जलियांवाला बाग का। ठीक है, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग का एग्जांपल आपको दिया 13 अप्रैल 1919। ठीक है, जलियांवाला बाग का एग्जांपल आपको दिया 13 अप्रैल 1919 का, जो 13 अप्रैल 1919 को घटा था, ये जो बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने कई एग्जांपल दिए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ जो है कल प्रोवाइड कराया जाएगा, और टेलीग्राम पे आप @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन के नाम से आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस पे पीडीएफ डाल दिया जाएगा। अभी नोट्स पे काम चल रहा है, कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐड करने हैं जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये फर्स्ट चैप्टर था विविधता, डाइवर्सिटी। ठीक है, जिसको हम विभिन्नताएं और अनेकताएं भी कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पश्मीना शॉल, फूट दाल राज करो, व्यापार और लाभ, एकता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये सब जो चीजें थी ना, ये विविधता से रिलेटेड जो चीजें थी जो हमने डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक जो है पसंद आया होगा, और आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन होगा ना, लाइक सब्सक्राइब करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन होगा आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। जो भी हम अगली क्लास डालेंगे वो आप लोगों को मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप लोग ये जरूर @GK क्लासेस फॉर द प्रिपरेशन आप लोग जरूर सर्च करें, टेलीग्राम पे जाके इसका लिंक ले लें और अपना उसको जाके वहाँ पे एक बार विजिट जरूर कर लें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि अभी इस समय जो मई का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अभी 3-4 दिन पहले तो बारिश हो रही थी, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने सोचा था कि कूलर ना निकालें, लेकिन लग रहा है कि कूलर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। आप सभी का आपके इस चैनल से जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर ये पसंद आया हो, और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप मैसेज डालिए, हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका लेक्चर आज का लेक्चर जो है आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।